हेलो वीवर्स, हैदर इसमें चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुमताज़। आज नए वीडियो के साथ हाजिर हुई हूं। आज आप लोग तो जानते हैं कि मेरे जो भी वीडियोस होते हैं वो या तो जनरल मेंटल हेल्थ के बारे में होते हैं या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। तो आज ऐसे ही एक टॉपिक के साथ मैं आपके दरमियान में हाजिर हुई हूं। देखिए, आज देखते हैं कि हम सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स किसे कहते हैं, उसके सिम्टम्स क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। अक्सर हम लोग कुछ लोगों को हमने ऐसा देखा है, यानी आप भी आपके दोस्त अहबाब या फिर आपके रिश्तेदारों में ये कहते हुए सुने होंगे कि उन्हें अक्सर बॉडी में कोई ना कोई, उनके जिस्म में कोई ना कोई तकलीफ होती है और वो हमेशा किसी ना किसी मर्ज की शिकायत करते रहते हैं। लेकिन अक्सर डॉक्टरों के चक्कर लगाने के बावजूद उनके मर्ज का कोई पता नहीं चलता। ऐसी ही बीमारी के बारे में जो साइकोलॉजिकल है उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। वो लोग जो अपने जिस्म में दर्द, तकलीफ और बहुत सारे फिजिकल एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो लेकिन वो सरे से वो इस मर्ज होता ही नहीं है उनमें। ऐसे लोगों के बारे में ये कहना चाहिए कि ये लोग बहुत सारी जिस्मानी तकलीफ़ों की शिकायत तो करते हैं, लेकिन हकीकत में इनकी बॉडी में कोई कमी होती ही नहीं। लेकिन ये तकालीफ उन्हें क्यों होती है? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल डिज़ॉर्डर की वजह से भी हो सकती है। सोमैटोफॉर्म डिज़ॉर्डर भी कुछ इस तरह के तिब्बी शिकायतें हैं। आइए देखते हैं, इन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि सोमैटोफॉर्म डिज़ॉर्डर्स के क्या क्या सिम्टम्स है। तो उसको एक स्केल से हम लोग देखते हैं कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स फोर्थ है, जो 1994 के मुताबिक इस मर्ज के फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जब बॉडी की जांच की जाती है तो ऑर्गेनिक बेसिस पर कोई बीमारी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ सिर्फ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ही अहम काम करते हैं। और जो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के शिकार लोगों में हकीकत में फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जिस पर खुद से काबू नहीं पाया जा सकता, क्योंकि इन सिम्टम्स का कोई भी वजूहात पकड़ में नहीं आते। जांच के बाद रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आते हैं, लेकिन बॉडी को किसी ना किसी पार्ट में तकलीफ तो मौजूद रहती है, लेकिन वो क्यों तकलीफ है ये बॉडी में जांच के बाद पता नहीं चलता। यानी कि हत्ता कि आप सिटी स्कैनिंग करा लें, तकरीबन तमाम जांच कराने के बावजूद भी ये नहीं पता चलता कि किस अज़ू में डैमेज हुआ है। तो ये है इस बीमारी के अलामतें। तो देखते हैं कि सोमैटोफॉर्म जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। पहले हमको ये समझने की ज़रूरत है कि साइकोसोमैटिक एंड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है। हम इसको इस तरह समझते हैं कि कुछ जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो साइकोसोमैटिक होते हैं। तो यहाँ पर मर्ज इसमें जो मर्ज होता है, जो बीमारी होती है, वहाँ पर माइंड और बॉडी दोनों के तालमेल से बीमारी पकड़ में आती है। यहाँ पर हकीकत में फिजिकल डिसऑर्डर भी होता है और इस डिसऑर्डर की एक माकूल वजह भी होती है। इस डिसऑर्डर में बॉडी में हो चुके नुकसान का पता चलाया जा सकता है। अक्सर तहकीकारों का मानना है कि कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी जिस्मानी बीमारियां हो सकती है, जैसा कि एलर्जी, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, अल्सर और हेडेक, लेकिन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर नहीं होते। मॉडर्न मेडिकल साइंटिस्ट का झुकाव इस बात पर है कि तमाम जिस्मानी खराबियां जो होती हैं वो बहुत हद तक साइकोसोमैटिक का ही नतीजा होती है, जैसा कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है और दूसरे इमोशनल अराउजल जो है ना, वो जिस्म की केमिस्ट्री और जिस्म के आज़ा के काम पर असर डालते हैं और बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी कमज़ोर करते हैं। आजकल फिजिकल और मेंटल इलनेस को लाइफस्टाइल डिसीज से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि बायोलॉजिकल हो या साइकोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर सब मिलकर लाइफस्टाइल डिसीज को जन्म देते हैं। अब तक जो हमने समझा है कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स में जेन्युइनली फिजिकल इलनेस होते हैं, यहाँ मर्ज है, बीमारी है, बॉडी में परेशानी है, हर बीमारी की वजह से जिस्म में तकलीफ है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि सोमैटोफॉर्म जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, यहाँ पर कैफियत तो होती है, बॉडी में सिम्टम्स तो मर्ज को नज़र आते हैं, लेकिन कोई बीमारी
तशखीस के बाद नहीं पाई जाती। यहाँ बंदा बीमार तो होता है लेकिन बीमारी का पता नहीं चलता। डॉक्टर्स कहते हैं कि बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है। इनमें आम शिकायतें जो होती हैं वो है कमर दर्द, चक्कर आना, पेट में दर्द रहना, डिप्रेशन और एंजाइटी। और वो लोग जो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर से परेशान होते हैं वो समझते हैं कि वो बीमार हैं और वो बताते भी हैं कि इनकी बॉडी के फला फला पार्ट में तकलीफ है। ये शिकायत वो करते रहते हैं लेकिन मेडिकल जांच में कोई प्रॉब्लम नज़र ही नहीं आती। लोग किसी को मिसगाइड भी नहीं करते। उनको तो तकलीफ है लेकिन तकलीफ का कोई ऑर्गेनिक कारण ही नहीं है। तो ये थे अहम मालूमात जो सोमैटोफॉर्म और साइकोसोमैटो डिसऑर्डर्स के बीच में होते हैं। तो अब आइए चलते हैं कि हम सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स किस किस किस्म के होते हैं, कितने किस्म के होते हैं, टाइप्स ऑफ सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। पहला तो है कि सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें बंदे को मुख्तलिफ फिजिकल कंप्लेंट्स होते हैं जबकि इसकी जड़ साइकोलॉजिकल से होती है। यानी सोमैटाइजेशन में जो डिसऑर्डर होता है इसमें लोग मुस्तकिल एक से ज़्यादा छोटी मोटी जिस्मानी बीमारियों की शिकायत करते रहते हैं और मेडिकल रिपोर्ट में ही बिल्कुल नॉर्मल बताया जाता है, लेकिन ये कैफियत सालों बरकरार रहती है और इलाज से कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होता। आमतौर पर ये लोग मुख्तलिफ डॉक्टर से अपना चेकअप करवा चुके होते हैं। एक लंबे अरसे तक डॉक्टरों के क्लिनिक के चक्कर लगा कर इलाज करवा चुके होते हैं। सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर्स में अक्सर लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी की शिकायत भी होती है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि बंदा मुख्तलिफ फिजिकल कंप्लेंट्स बताता है जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ और पल्मोनोलॉजी या न्यूरोलॉजिकल शिकायत बताता है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल उसमें सिम्टम्स बताए जाते हैं। ये सब कुछ एक साथ भी बताया जाता है, कभी कभी एक आध शिकायत भी बताई जाती है। लेकिन जब ये शिकायत डॉक्टर इनका मर्ज पकड़ नहीं पाते और उन्हें साइकोलॉजिकल बेसिस पर जांच करना शुरू करते हैं तो बाज़ वक्त तो सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर्स के शिकार लोग उज़लात की कमज़ोरी यानी मसल्स वीकनेस का भी शिकार हो जाते हैं। इनमें यादाश्त की कमी होने लगती है, मेमोरी लॉस होती है और बाज़ लोगों को हालुसिनेशन भी होने लगते हैं। पेट से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि वोमिटिंग, डायरिया, मेंस्ट्रुअल पीरियड में गड़बड़, ज़्यादा ब्लीडिंग होना या सेक्स में दिलचस्पी ना होना, छाती में दर्द वगैरह, ये सब चीज़ें आम बात है। ये तो थी पहली जो अलामत थी, ये एक पहला टाइप ऑफ सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर का पहला फॉर्म है। और दूसरा तरीका ये है कि कन्वर्जन डिसऑर्डर, ये एक और एक टाइप है। इस टाइप में यहाँ पर कन्वर्जन डिसऑर्डर का शिकार जो लोग होते हैं वो सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर्स के मुकाबले में ज़्यादा परेशान रहते हैं। सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर के मुकाबले में ज़्यादा परेशान रहते हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर्स में अक्सर लोगों में कई एक बॉडी पार्ट के काम करने की सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है जबकि कोई ख़ास ऑर्गेनिक वजह भी नहीं होती। ये कन्वर्जन डिसऑर्डर का शिकार लोगों की बीनाई में पार्शियल यानी जुज़वी तौर पर या कभी कभी कंप्लीट लॉस होता है, यानी इनकी बीनाई यानी देखने की सलाहियत इनकी या तो कमज़ोर हो जाती है या बिल्कुल भी चली जाती है और वो विजन देखने से यानी वो महरूम रह जाते हैं देखने से। और बाज़ लोगों में तो हियरिंग यानी सुनने की शिकायत भी सुनने की सलाहियत भी ख़त्म हो जाती है और बाज़ लोगों में तो पार्शियल पैरालिसिस भी होता है, मतलीख है, हाथ पैर सुन हो जाना, बाज़ वक्त काम करना भी बंद कर देते हैं। इनमें से तो एक से ज़्यादा शिकायतें भी हो सकती है जैसा अंधापन और बहरापन तो आम सिम्टम्स है। कन्वर्जन डिसऑर्डर मुख्तलिफ जिस्मानी बीमारी खराबी से कई तरह से अलग होती है। ये इस वक्त होता है जब बंदा शदीद स्ट्रेस का शिकार होता है। एक और टाइप है जिसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स का एक तीसरा किस्म है। ये तीसरा जो किस्म है इस डिसऑर्डर में बंदे को शदीद डर होने लगता है कि इसको बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे एड्स, कैंसर या दिल की बीमारियां हो गई हैं। वो समझता है कि मुझे ख़तरनाक बीमारियां लाहक हो गई हैं। इस डर की वजह से बंदा बार बार डॉक्टर को दिखाता है और बहुत सारे सिम्टम्स भी बताता है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस से मुतासिर लोगों में पहले से ही अपने आप को बीमार मान लेते हैं और हेल्थ के ताल्लुक से प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं
और मुस्तकिल परेशान रहते हैं। ये लोग अक्सर अपने फिजिकल कंडीशन की जांच करते रहते हैं और बीमारी की अलामतें ढूंढते रहते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियासिस से मुतासिर लोग बीमारी से परेशान नहीं रहते, बल्कि वो अपनी बॉडी में जो बीमारियों के जो सिम्टम्स हैं उन्हें ढूंढते रहते हैं। उनको सिम्टम्स को अपने मन के हिसाब से इंटरप्रेट कर लेते हैं, यानी उनको अपन समझ लेते हैं कि मुझे ये बीमारी है। अगर जिस्म में थोड़ी भी तब्दीली नज़र आए तो भी वो मान लेते हैं कि उनको कोई बड़ा मर्ज लाहक हो गया है। अगर डॉक्टर उन्हें ये बताए कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो वो डॉक्टर को नाअहल करार देंगे और फौरी डॉक्टर ही बदल देते हैं। इस तरह वो डॉक्टरों के क्लिनिक के चक्कर लगाते रहते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियासिस का शिकार लोग आमतौर पर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में मुब्तला होते हैं, जैसा कि डिप्रेशन और एंजाइटी इनमें देखी जा सकती है। एक और टाइप है जिसमें पेन डिसऑर्डर कहा जाता है, यह है चौथा। इस पेन डिसऑर्डर में भी ये भी एक सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है। इसमें बंदा हमेशा शदीद दर्द की शिकायत करता है। अक्सर बंदे को गर्दन में तकलीफ, बैक पेन, कमर दर्द और छाती में दर्द वगैरह की शिकायत रहती है, लेकिन इस तकलीफ के पीछे कोई फिजिकल कॉज नहीं होता। आइए व्यूअर्स देखते हैं कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के क्या क्या वजूहात होते हैं, यानी ये क्यों होता है। यानी इसमें यहाँ पर अगर किसी शख्स का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर हाईली रिएक्टिव हो जाता है तो इस डिसऑर्डर का शिकार होने के चांसेस होते हैं। वो लोग जिनकी मखसूस पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो भी सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर न्यूरोटिसिज्म अगर बढ़ जाए यानी बुलंद हो जाए तो भी ऐसे लोगों को सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर हो सकता है। तो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर का शिकार लोग अपने बॉडी की सेहत पर पूरी तवज्जो मरकूज रखते हैं और गैर ज़रूरी इलाज कराते रहते हैं। जो कन्वर्जन डिसऑर्डर्स होते हैं ना, वो ज़्यादा तवज्जो और सपोर्ट चाहते हैं। बीमारी के सिम्टम्स की वजह से उनको इस डिसऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना। ऐसा सोच कर ये लोग सिक रूल अदा करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो सिक रूल अदा कर रहे हैं। फ़ायदा इसमें ये होता है कि उन्हें ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करने से वो बच जाते हैं और बाज़ लोग को जिम्मेदारियां निभाने से बच जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन को फेस करने की इनमें सलाहियत भी बहुत कम होती है। ये फ्रस्ट्रेशन से घबरा जाते हैं और अक्सर अवॉइड करने को पसंद करते हैं। जब कोई शख्स बीमार होता है तो दूसरे लोग यकीनन उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते और वो लोग जो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स का शिकार है हमेशा फैमिली, फ्रेंड्स और पड़ोसियों की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज रखना चाहते हैं। लोगों की हमदर्दियाँ उन्हें अच्छी लगती हैं और हम इन हमदर्दियों को हासिल करने के लिए वो हमेशा बीमार बने रहने को तरजीह देते हैं। इस तरह लोगों की हमदर्दियों की वजह से भी बंदे की बीमार रहने वाली इस टेंडेंसी को ताकत मिलती है। एक और फ़ायदा ये भी होता है कि अगर कोई शख्स बीमार होता है तो लोग इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते और काम के सिलसिले में भी अगर वो ठीक से काम ना भी करें और अगर वो नाकाम भी रहे तो उन्हें लोग एक्सक्यूज़ कर देते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को बीमार रहने में अपना ज़्यादा फ़ायदा महसूस होता है। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के चंद केसेस में तो ये भी देखा जाएगा कि इसके बहुत सारे उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है इससे भी देख सकते हैं कि वो बंदा देखा होगा कि अगर यह सीखा होगा ये उसको कहाँ से ये बीमारी लगी है, यानी ये सीखने से भी लग सकती है, देख कर भी सीखा जा सकता है। अगर कोई जब जिस्मानी बीमारी का शिकार होता है तो इसको खुसूसी अटेंशन मिलता है ना, तो ये जो अटेंशन मिलने की जो कैफियत है उसको वो कहीं से देख लेता है और फिर बीमार रहना सीख जाता है। तो ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि बीमार लोगों को ज़्यादा नर्चर किया जाता है। इसीलिए कुछ सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स जैसा कि कन्वर्जन डिसऑर्डर में ये भी हो सकता है कि बंदे को शदीद स्ट्रेस देने वाले हालात का सामना हुआ हो जिसकी वजह से वो काफ़ी ट्रिगर हुआ हो। इस मर्ज में कॉग्निटिव फैक्टर्स भी बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इसको हम इस तरह समझते हैं कि अगर किसी शख्स को हाइपोकॉन्ड्रियासिस में मुब्तला है तो उनको अगर इंफॉर्मेशन मिले कि फला या एहसास हो कि खतरे का सामना है तो वो सिर्फ खतरे पर ही अपनी सारी तवज्जो मरकूज करेंगे, लेकिन खतरे की इंफॉर्मेशन की जांच नहीं करते। वो इस इंफॉर्मेशन को रीअश्योर ही नहीं करते और जानबूझकर अवॉइड करते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के शिकार लोगों को
समझने और समझाने के जो तरीके इस्तेमाल करते हैं उन्हें डायथेसिस स्ट्रेस अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। उनको इस तरह समझते हैं कि कुछ लोगों में एंजाइटी का रुझान जेनेटिक होता है, यानी मौरूसी भी हो सकता है, खानदानी हो सकता है, लेकिन इनकी अलामतें दबी रहती हैं। ये इस वक्त उभर कर सामने आती है जब लाइफ के मेजर इवेंट्स यानी बहुत बड़े बड़े जब वाक़यात होते हैं, तो जब वो इन मेजर चेंजेस से गुजरते हैं तो इस अप्रोच से जेनेटिक और इन्वायरमेंट दोनों तरह का असर इंसान के मेंटल हेल्थ को समझने में मदद मिलती है। अब सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स को किस तरह ठीक किया जा सकता है? सदियों से लोग तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को समझने और उनका इलाज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के इलाज के लिए भी दो तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तरीका होता है साइकोलॉजिकल थेरापीज दिए जाते हैं और खुसूसन स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन और मेडिसिन का सहारा भी लिया जाता है। मेडिसिन के ज़रिए न्यूरल फंक्शंस को आल्टर करते हैं। इनमें ख़ास कर ये होता है कि इनका क्लाइंट सेंटर्ड थेरापी जो होती है ना, उसके वो उनको काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। यानी क्लाइंट सेंटर्ड थेरापी माने क्लाइंट पर फोकस रखते हुए कुछ थेरापी साइकोलॉजिकल थेरापीज दी जाती हैं, तो इससे बंदे को काफ़ी फ़ायदा होता है। इस शख्स के बात ध्यान से सुनना इसमें शामिल है ताकि इनको एम्पैथी बता सके, इनकी बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बिहेवियर भी उनको ठीक करने में मददगार साबित हो सकता है। बिहेवियरल थेरापिस्ट कहते हैं कि सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन करना भी बेहद ज़रूरी है। वो जो काफ़ी सेंसिटाइज हो गए हैं यानी हसास हो जाते हैं ना, तो उनके लिए डिसेंसिटाइजेशन प्रोग्राम को भी चलाना ज़रूरी होता है। इनका एवर्सिव जो कंडीशन ये भी कर सकते हैं हम, और कॉग्निटिव थेरेपी भी इनके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। या रैशनल इमोशनल जो थेरेपी होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें इस तरह तैयार कर सके हम वो नए नए तरीक़े से और ज़्यादा पॉजिटिव तरीक़े से सोचने के लिए भी हम उन्हें तैयार कर सकते हैं। इनके इलाज में सीबीटी भी काफ़ी मददगार साबित होती है। तो इस वीडियो में हम समझ चुके हैं कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में अहम किरदार पर्सनालिटी और लर्निंग का बड़ा हाथ होता है। ये सिर्फ मखसूस लोग ही इनका शिकार होते हैं। आपको अब मेरा यह टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। शुक्रिया।